हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप अंकुर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास है हमारी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की क्लास नंबर 4। हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या होता है, और क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। और क्लास नंबर 3 में हमने दर्पण के ऊपर जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ा है, और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मैंने पहले ही इसलिए लिख लिया है क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने आज पहले ही लिख लिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अब मैं चित्र की सहायता से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, एक अक्षैतिज रेखा, और इसमें क्या है, एक अभिलंब है। इसमें क्या है, एक अभिलंब है। ऊपर तो है वायु, ऊपर क्या है, वायु, और नीचे है कांच। वायु को बोलते हैं हम विरल माध्यम, विरल माध्यम, और कांच में बोलते हैं हम सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। ठीक है। अब क्या होगा, कोई विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण तिरछी आती है, कोई विरल माध्यम में प्रकाश किरण तिरछी ऐसे आती है, और जब वो सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जो अभिलंब है ना, इसकी ओर प्रकाश किरण झुक जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। ये अभिलंब है। तो क्या होता है, इसमें अभिलंब की ओर झुक जाती है। जानी चाहिए थी कैसे? ऐसे सीधी, लेकिन जाती कैसा है? ये कांच है भैया। ये क्या है? ये कांच है। ये कांच है, ये अभिलंब। और जो किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो ये वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक है। जो टकराती है आकर उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है वो होती है परावर्तित किरण। और जो इसमें यहाँ पे पॉइंट होता है ये होता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, ये ए, ये आपतन बिंदु क्या है? ए। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। और जो परावर्तन में था, परावर्तन में क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण। लेकिन इसमें क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। जो अपवर्तित किरण है उनके बीच में और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण? आपतन कोण। इसको बोलते हैं हम आई, इसको बोलते हैं हम आर। इसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। अब आप समझो कि अगर कोई प्रकाश किरण पहले किस में आ रही थी? पहले आ रही थी वो विरल माध्यम में, और फिर जा रही थी सघन माध्यम में। अब हम देखते हैं अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में आती है और विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है उसमें। तो ये हो गए अलग अलग सघन माध्यम, सघन
माध्यम यानी कांच, और ये हो गया आपका विरल माध्यम। ये कौन सा हो गया? विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी वायु। ये है आपका कांच। कांच को दर्शाने के लिए आपको डिजाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चित्र भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, प्रकाश किरण ऐसे आई तो कांच में यानी सघन माध्यम में ऐसे आई कोई प्रकाश किरण तिरछी, तो अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, ये n1 ये n2, ये क्या है आपका अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। कोई प्रकाश किरण आई तो वह जब वो परावर्तित होगी ना विरल माध्यम में, क्या होगा, जो अभिलंब है उससे दूर हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जानी चाहिए थी कैसे? ऐसा जानी चाहिए थी, वो ऐसा जानी चाहिए थी, लेकिन चल जाती है ऐसे, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई और ये इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाती है। बोलते हैं ये जो आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या होती है? अपवर्तित किरण। ये कौन सी होती है? अपवर्तित किरण। और जो ये होता है आपतन बिंदु। ये क्या होता है? आपतन बिंदु, ठीक है। जो आपतित किरण और अभिलंब है इसके बीच बनने वाला कोण आई यानी आपतन कोण। आपतन कोण। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण है इनके बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर, यानी ये है आर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब समझो, जो सघन माध्यम है वो कांच है और जो विरल माध्यम है वो वायु है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई जो अभिलंब है वह दूर कैसे हटती है और जो अभिलंब है उसकी ओर कैसे झुकती है? अब एक ट्रिक याद करने की है। जैसे आपको पता है कोई शीशा है, अगर हम शीशे में किसी भूत को देख ले, हम क्या होगा, किसी भूत को देख ले तो क्या होता है, भूत से हम क्या होगा, हम दूर हटेंगे। भूत से क्या होगा, हम दूर हटेंगे। जब यहाँ पे कांच आ जाएगा, यहाँ पे आपका कांच आ जाएगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे दिखेगा, तो जो हम है वो क्या हो गए, हम अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, अभिलंब की ओर जाएंगे। यानी जो अभिलंब है वो हमारी सुरक्षा करता है। वो क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। तो हम क्या हो गए, कांच में भूत देख के हम क्या हो गए, हम अभिलंब की ओर भागेंगे, ठीक है। और अगर कांच ऊपर होगा, कांच क्या होगा, ऊपर होगा और वायु नीचे होगी, तो जो इसमें जो कांच में बनेगा भूत वो यहाँ पे दिखेगा और हम क्या करेंगे, हम इससे जो अभिलंब है इससे हम दूर हटेंगे। इससे हम क्या होंगे, दूर हटेंगे। हम क्या होंगे, दूर हटेंगे। तो इस प्रकार आप याद भी कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो अब समझो विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है तथा जिसका घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है तथा जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जो प्रकाश की गति है ना वो सघन माध्यम, जो विरल माध्यम में है उसमें अधिक होती है और जो सघन माध्यम में है उसमें प्रकाश की गति कम होती है, ठीक है। अब जैसे कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है, कांच में प्रकाश की गति, कांच में प्रकाश की गति और वायु में प्रकाश की गति, वायु में प्रकाश की गति। कमेंट करके अभी बताओ कितनी होती है कांच में प्रकाश की गति और वायु में प्रकाश की गति, जल्दी जल्दी। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट करो, लाइक करो, जब तो पता लगेगा कि भाई मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या ख़राब पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करके बताया करो भैया।
ठीक है, जिससे मैं भी और अच्छी वीडियो क्वालिटी वाली बनाऊं और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं, जिससे आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगे। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर कर दो। ये आपके ही लिए फ़ायदा कर रहा हूँ मैं, अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको, चलो जल्दी बताओ, कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है? कांच में प्रकाश की गति होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। कांच में प्रकाश की गति 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे आपने पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन थे उसके भी 2 नियम थे, और इसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। कि कौन कौन से है देखो। फर्स्ट है इसका जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये तो है फर्स्ट नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में। अब सेकंड नियम समझो क्या है। सेकंड नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए ये तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक के बराबर होती है। ठीक है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक के बराबर होती है, यानी sin I अपॉन sin R बराबर होता है एक नियतांक। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, हम स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी हम इनको ही बोलते हैं। तो अब समझो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, तो फर्स्ट है द्रव में तिरछी डूबी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सेकंड है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, यही ज़्यादातर पेपर में आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही करवा रहा हूँ। तो द्रव में तिरछी डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, जैसे ये एक बीकर में क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है,
पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, एक तिरछी छड़ डाल दूंगा ऐसे, ये छड़ डाल दी मैंने ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये मुझे ऐसा दिखाई देगी कि ये ऐसे है, ये कैसे ऐसे पड़ी हुई है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने मार्कर है, ये मार्कर इसमें डुबोया, ये तिरछा ऐसा है, लेकिन ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा सीधा बिल्कुल, कि जैसे ऊपर उठा हुआ है। कैसे ऊपर उठा है, आपने देखा होगा कोई सिक्का है, मैंने इसमें सिक्का डाल दिया तो सिक्का क्या होगा, वो ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा। तो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसी प्रकार रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब देखो जो तारे हैं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे तारे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पृथ्वी इतनी दूर, तारे इतनी दूर, तो जो इसका प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देने का। क्यों नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी है इसके चारों ओर भी क्या है, हमारे वायुमंडल है। पहले तो वायुमंडल है, उसके बाद कहीं गर्म गैस है, कहीं ठंडी गैस है, कहीं घनत्व ज़्यादा है, कहीं घनत्व कम है, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा, जो प्रकाश किरण है वो हमारे सीधी आँखों में नहीं दिखाई देगी, वो कैसा होगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इस प्रकार से हमारी आंखों में टकराती है। तो तभी जो तारा है वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही दो पढ़ लो, इनमें से ही पेपर बन जाता है। बस एक वो है कि जैसे जो सूर्य अस्त के समय, जो सूर्यास्त के और सूर्य उदय के समय क्या होता है, जो सूर्य है वो हमें कभी नीचे दिखाई देता है, कभी। तो अब समझो कि अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लिया जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम, वायु से जैसे कांच में चला गया या फिर किसी भी अन्य माध्यम में चला गया, तब क्या होगा, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। n क्या है, एक नियतांक है। क्या है, n एक नियतांक है। तो ये हो गया अपवर्तनांक। अब हम आगे बात करते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम इस पर बात करने वाले, ऐसे समझो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यदि किरणें वायु यानी वायु ए से कांच जी में प्रवेश करती है, जी में प्रवेश करती है, तो इसको ANG से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम वायु से कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक ये होगा, मान लिया मैंने लिख दिया कांच के सापेक्ष वायु का, तो अगर कांच के सापेक्ष कह दिया
तो जी हमें पहले, एन और ए बाद में। कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी प्रकार कोई भी आएगा तो उसमें हम जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किस किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकंड, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। और थर्ड है आपका पदार्थ के ताप पर, पदार्थ का जो ताप है उस पर भी निर्भर करता है। और फोर्थ है आपका रंग पर, जो पदार्थ के रंग है उन पर भी निर्भर करता है। जैसे आपको अगर मालूम ना होगा तो जब बैंगनी रंग होता है ना, बैंगनी रंग, कौन सा, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग पर सबसे ज़्यादा और जो लाल रंग होता है, लाल रंग पर कम निर्भर करता है। ठीक है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ये हो गए अपवर्तनांक किन किन पर निर्भर, ये याद करने हैं। जैसे वायु का कितना होता है अपवर्तनांक, 1.0003। बर्फ़ का होता है 1.21। बर्फ़, जल का होता है 1.33। केरोसिन का होता है 1.44। बेंजीन का होता है 1.50। क्राउन कांच का होता है 1.52। नीलम का होता है 1.77 और हीरे का होता है 2.42। हीरे का होता है 2.42। ठीक है, वायु का 1.003। बर्फ़ का होता है 1.21। जल का होता है 1.33। केरोसिन का 1.44। बेंजीन का 1.50। क्राउन कांच का 1.52। नीलम का 1.77 और कांच का होता है 2.42। तो वायु का तो सबसे कम है और हीरे का सबसे ज़्यादा होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है और वायु का सबसे कम। तो अब समझो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है, उदाहरण के लिए समझो। जैसे मैंने बोल दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये समझाना। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वायु ए एन ग्लास यानी कांच जी, ए एन जी बराबर वायु में प्रकाश की चाल, बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमें स्टार्ट में है यानी ए है, एयर यानी वायु, तो वायु को हमें ऊपर लेना। जी है ग्लास यानी कांच, हमें नीचे लेना।
कुछ भी होगा, अगर ग्लास हमें इधर लेना और ए हमने इधर ले लिया, तो जो जी है वो हमें ऊपर, यानी कांच में प्रकाश की चाल ऊपर और वायु में प्रकाश की चाल हमें नीचे लेनी है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन जी बराबर सी बटे वी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमें याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब हम इनके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपकी समझ में ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो प्रकाश की चाल पूछिए किसमें, ए में, हवा से, यानी ए से ए में पूछ रहा है वो। ठीक है, ए से ए में, और जो ए है इसका अपवर्तनांक दे दिया इसने 1.33। ठीक है, और ए में प्रकाश की चाल, ए में प्रकाश की चाल ये हमें पूछ ली है। n बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे ए में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक कितना दिया है 1.33 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸। इसकी हमें निकालनी है, ए में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ए की गुणा इधर और ये चल जाएगा बटे में इसके। तो ए बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.33। पॉइंट हटाएंगे हम, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, 300 लिख दो इसको, 300 × 10⁸ बटे 133। अब 133 से हम 300 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133 से हम 300 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.28 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 2.26 है, तो 26 लिख दो उसमें, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक U दिया हुआ है 2.42। हीरे में प्रकाश की चाल पूछी है उसने, हीरे में प्रकाश की चाल। तो फॉर्मूला लगाए दो, U बराबर C/V। तो U का मान कितना है 2.42 बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे इसकी हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम V बराबर लिख देंगे 3 × 10⁸ बटे 2.42। ठीक है, अब V बराबर पॉइंट हटाएंगे हम, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300 × 10⁸ बटे 242। तो V बराबर कितना आ जाएगा 242 से हम जब 300 को भाग करेंगे तो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी में है इसमें 1.24 गुणा 10 की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है आपका, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक कितना होगा? तो दो पारदर्शी माध्यम है, ए का अपवर्तनांक कितना है 3/2, बी का मान कितना दिया हुआ है 3/2 4/3, ठीक है। अब ए के सापेक्ष बी का दे दिया इसने, बी के सापेक्ष ए का इसने हमें पूछ लिया है, तो बी के सापेक्ष ए का तो क्या हो जाएगा इसमें 4/3 तो चल जाएगा ऊपर और 3/2 आ जाएगा इसका नीचे, ठीक है। अब इस 3 की गुणा नीचे और 2 की गुणा ऊपर, तो 4 गुणा 2/3 गुणा 3, तो 8/9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8/9, ठीक है। 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? जल के सापेक्ष तो यानी W के सापेक्ष G, WNG बराबर हो जाएगा आपका, जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतनी है, तो जल में कितनी है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 बटे, और आपका ग्लास में कितनी है 1.86 गुणा 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गई है, पॉइंट से पॉइंट हट गया है, तो 225/186, इससे भाग करो तो 186 कम 186, अगर 2 बार चलाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 186 कम 186 में से घटा दो आपका, फिर आ जाएगा आपका 203, ये हो जाएगा 12 4 4 12, तो 1.21 आ जाएगा इसका, 1.21 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन से में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इनके क्वेश्चन इतने ही थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ऐसी वीडियो कहाँ से मिलेगी? जब आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे ना, तभी तो आपको ऐसे कंटेंट वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ मैं वही करवाता हूँ इस वीडियो में, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जिस भाई ने भी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी ग्रुप डी का फॉर्म भर ले, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आप किस जोन से भर रहे हो, क्योंकि अब की बार जोन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जोन क्यों रहने वाला है? क्योंकि अब की बार जो मेरिट है वो सारे कहीं हाई जाने वाली है, तो आपको तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी जिससे आपके जो नंबर है वो अच्छे बने। तो अच्छे कब बनोगे? जब आप अच्छी तैयारी करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये हमारा ख़त्म हो गया है, तो अगली क्लास जल्दी आएगी। उसके लिए आपको कमेंट करो और हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल।